नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। पंचकुला में राज्य स्तरीय फ्लैगशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करी है कि पानी को बचाया जाए। इसी के साथ सीएम ने सूक्ष्म सिंचाई के 7500 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और किसानों से संवाद भी किया। वहीं सीएम ने कहा कि ये सिर्फ सूक्ष्म सिंचाई की शुरुआत नहीं, बल्कि पानी की हर बूंद बचवाने की शुरुआत है। पानी को बनाया नहीं जा सकता, पानी का प्रबंधन किया जा सकता है। आगे सीएम ने कहा कि कम इस्तेमाल करके पानी की उपयोगिता बढ़ानी होगी। साथ ही सीएम ने कहा कि हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू करी है और धान की बजाय किसी और फसलों पर ध्यान दिया जाए। सीएम ने आगे कहा कि 200 के करीब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं, ट्रीटेड पानी का अधिकतम उपयोग करना होगा। तो ड्रिप सिंचाई की प्रदर्शन पर हो रहा है काम। बारिश के पानी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। नहर के पानी की व्यवस्था बहुत कम है, पानी की कोई कीमत नहीं होती है, इसलिए पानी को बचाना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी से अपील करी कि पानी को बर्बाद ना करें, बल्कि पानी को यहां पर बचाने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई जिलों में की गई अपनी घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर के चंडीगढ़ में बैठक आयोजित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में कई दौरे किए। इस दौरान 9128 घोषणाएं करी गई, जिनमें से 5947 पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा 1445 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है और 1359 घोषणाएं लंबित हैं, जिन पर जल्द से जल्द कार्य शुरू किए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में बनाए जाने वाले सिख म्यूजियम के लिए संबंधित अधिकारी दौरा करके 2 दिन में रिपोर्ट सौंपे। वहीं रोड के दायरे में आने वाली दुकानों को नियमित करने के लिए सर्वे करवाकर नीति तैयार की जाए। इस दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि रिहायशी क्षेत्र के आसपास ही गेस्ट हाउस बनाने की अनुमति प्रदान की जाए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने में विधायकों के साथ विस्तार से समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा सभी विभाग अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें, ताकि इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों की बैठक की है। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मौजूद रहे। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि राज्य के गांवों में लोग अपने घरों से कूड़ा करकट उठाकर बाहर फिरनी या पंचायती जमीन पर डाल देते हैं, जिसके कारण गंदगी का आलम बना रहता है। बारिश के दिनों बीमारियां फैलने की आशंका बढ़ जाती है। इसी गंदगी से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना बनाने का निर्णय लिया। जानकारी के मुताबिक ये कार्य किसी कंपनी या एनजीओ के जरिए करवाया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं बनाए जिसमें डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली कंपनी अथवा एनजीओ ही गांव के सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित करके वहां से कूड़ा करकट उठाए। खबर जींद से है, जहां डीसी डॉक्टर मनोज कुमार ने लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने के लिए जागरूक किया है। इस मौके पर एसपी और डीसी ने रानी तालाब से लघु सचिवालय के सामने तक सफाई अभियान भी चलाया। आपको बताते चले, उन्होंने सफाई कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते हुए खुद सफाई करी। वहीं डीसी ने पुराना बस स्टैंड के पास सड़कों के दोनों ओर नगर परिषद के अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर इसकी सफाई करवाने के निर्देश दिए। डीआरडीए कार्यालय के सामने फुटपाथ के पास बैठे रेहड़ी वाले और अन्य काम करने वालों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की सलाह दी गई। साथ ही सबको अपने पास एक छोटा डस्टबिन रखने के लिए कहा गया, ताकि वो अपना कूड़ा उसमें डाल सके। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को जरूरत के हिसाब से छोटे डस्टबिन भी
फेरी वालों के पास रखवाने के निर्देश दिए। इस स्वच्छता अभियान में शामिल सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, एनसीसी कैडेट्स और अन्य लोगों की तारीफ भी की गई। तो सफाई कर्मचारियों का यहां पर हौसला बढ़ाते हुए सफाई की गई। जल्द से जल्द सफाई कराने के यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं। इसी के साथ एनसीसी कैडेट्स और जो अधिकारी, जो संस्थाएं इसमें शामिल हुई, उनकी तारीफ भी की गई है। तो सफाई में जुटे हैं उपायुक्त। स्वच्छता के प्रति लोगों को किया गया है जागरूक। हमने आज डीसी सर, एसपी सर और अधिकारीगणों के साथ रानी तालाब से लेकर पुलिस लाइन जीन तक हमने यहाँ पर सफाई की। जो प्लास्टिक था वो हमने उठाया, लेकिन वहाँ तो हमें खुशी हुई कि सभी इकट्ठा थे, कि सभी ने प्लास्टिक उठाया, जो रास्ते में प्लास्टिक दबा हुआ था उसको भी उठाया। लेकिन जैसे ही हम पुलिस लाइन पहुँचे, पुलिस लाइन पहुँचने के बाद हमें जो पानी दिया गया वो प्लास्टिक के ही डिस्पोजल में दिया गया। हमें जो कुछ रिफ्रेशमेंट मिली उसके अंदर भी प्लास्टिक यूज था। इससे मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ। इससे मेरे को मतलब खुशी नहीं हुई कि यहाँ पे आने के बाद भी इतनी वहाँ से हमने ये सुना वो सुना, लेकिन यहाँ आने के बाद हम फिर से प्लास्टिक यूज करें। जैसा कि एसपी साहब ने बताया, ईओ साहब ने बताया, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है 100 माइक्रोन तक का, उसके ऊपर 1 जुलाई से बैन शुरू हो गया। इस जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसको रोकने का पर्पज क्या है? प्लास्टिक 100 साल तक भी डिग्रेड नहीं होता है और वो पर्यावरण में अपने छोटे छोटे कण के रूप में जगह जगह विद्यमान रहता है। हिसार की उप तहसील उकलाना में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल उकलाना उप तहसील में मंगलवार और गुरुवार 2 दिन रजिस्ट्री होती है, लेकिन इसी बीच नेटवर्क की दिक्कत के चलते सिस्टम पर काम नहीं हो पाता, जिसके चलते लोग परेशान हैं। आपको ये भी बता दें कि ये दिक्कतें लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन बावजूद इसके आज तक कोई समाधान इन समस्याओं का नहीं हो पाया है। रजिस्ट्री ना होने से लोग परेशान हैं। उप तहसील में 2 दिन होती है रजिस्ट्री और मंगलवार और गुरुवार को ही रजिस्ट्री होती है, और ऐसे में नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से काम नहीं हो पाता, इसलिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फतेहाबाद में नागरिक अस्पताल के बाहर एनएचएम कर्मचारियों ने धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल सेवा नियम वापस लेने और 7वें वेतन आयोग का लाभ लेने की मांग को लेकर के जिले भर में एनएचएम कर्मचारियों ने 3 दिवसीय हड़ताल की है, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। वहीं हड़ताल के कारण अस्पताल में आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आज हमारे 3 दिवसीय आंदोलन का दूसरा दिन है। ये हमारा आंदोलन वैसे तो पिछले 1 महीने से आंदोलनरत हैं हम कर्मचारी। हमने 11 मई को पहला ज्ञापन सौंपा था सिविल सर्जन को हमारी समस्याओं को लेकर। उसके बाद हमने 17 मई को ब्लैक डे मनाया था। इसके बाद हमने 25 से 27 मई को एमएलएज एमपीज को हमारी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद हमने 9 जून को 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की थी और उसमें सरकार को चेताया था यदि हमारी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं होता है तो हम एक बड़ी बैठक करके बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे। झज्जर के नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल आए संदीप नाम के युवक ने बताया कि वो पिछले 1 महीने से लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। वहीं दूसरे मरीज नरेंद्र ने बताया कि पिछले 3 दिनों से अल्ट्रासाउंड करवाए जाने के लिए अस्पताल के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है और बाहर से इलाज कराना काफी महंगा पड़ता है। बच्चों को दिखाने लिया हूँ, बच्चे गए, कोई डॉक्टर नहीं फिलहाल। बच्चों का काफी बार आ लिया, ये बंद मिलता है, कोई डॉक्टर नहीं यहाँ पे। इसके लिए हमने बेरी जाना पड़ रहा है बच्चों के डॉक्टर के लिए। डॉक्टर नहीं मिल रहा, कोई डॉक्टर नहीं इस पर काफी दिन से। पता नहीं छुट्टी पर एक स्टाफ है नहीं इसका। कितने दिन हो गए चक्कर काटते? 1 महीना हो गया लगभग। मेरे पास मतलब कितनी देर हो गया आपने? हमने बैठा न 1 घंटा सर हो बैठने का कारण क्या हो गया? डॉक्टर नहीं आ रहे। डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर को नहीं आ रहा।
कागज जमा कर दिया। अल्ट्रासाउंड के लिए बोले हुए, मैं यहाँ पे लगातार आ रहा हूँ, यहाँ पे ताला बंद है, कोई नहीं मिलता है। 12,000 रुपये लगते हैं, 1,000 रुपये अगर लगाने होते तो मैं वहीं पे इलाज करवा लेता, यहाँ पे फिर लेना भी क्या है। 3 दिन लगातार हो गए, आता हूँ दिन में 3-3 4-4 बार चक्कर काटता हूँ यहाँ से, लेकिन ताला बंद रहता है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? 1 महीने की छुट्टी पे गए हुआ डॉक्टर। खबर रतिया से, जहां फसलों की बिजाई में ट्यूबवेल पर बिजली सप्लाई नहीं होने से किसान परेशान है, जिसके बाद दर्जनों की संख्या में किसान लामबंद हुए और बिजली विभाग कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके रोष जताया है। किसानों का आरोप है कि फसलों की बिजाई के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 8 घंटे की बिजली देने का प्रावधान है, लेकिन ओवरलोडिंग के कारण अधिकारियों की लापरवाही से शेड्यूल में छेड़छाड़ करके किसानों को बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जाती, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। इस मामले में एसडीओ का कहना है कि ओवरलोडिंग की वजह से किसानों को परेशानी हो रही है, जिसको लेकर के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। 2-4 दिन में इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आज ये नया पीआरएम आया हुआ है ना, जो हमने 16 तारीख से लागू किया है, इसमें ए बी सी 3 ग्रुप हैं हमारे ट्यूबवेल की लाइन के। तो ए और बी जब इकट्ठा चलाते हैं तब ओवरलैपिंग हो जाती है फीडरों की सुबह 4 से 6, तब वोल्टेज की समस्या आती है, डाउन हो जाती है ओवरलोडिंग की वजह से। फिर जब सेकंड और थर्ड ग्रुप चलता है 10 से 12 सुबह, तब ओवरलोडिंग के कारण वोल्टेज डाउन हो जाती है। तो वही समस्या थी इनकी, इनको बताया है कि हमने ऊपर लिख दिया है, जैसे ही पीआरएम चेंज हो जाएगा 8-8 घंटे का, उसके बाद सप्लाई सुचारू रूप से मिलेगी, इनको वोल्टेज की समस्या भी नहीं मिलेगी। अंदर आज जो खेतों की लाइट है, जो सभी ट्यूबवेलों वाली लाइट 8 घंटे जो सरकार ने दिया था घोषणा पत्र की 8 घंटे मिलेगी, उसके अंदर भी घंटा के 1.5 घंटे के कट लगाए जा रहे हैं। एक दिन 3 घंटे का, जिसमें एक दिन 3 घंटे तक चला, क्योंकि पिछला जो टाइम था पिछली पीरियड में, तो जो एक शेड्यूल बना हुआ था 8-8 घंटे के पीरियड से सभी लाइनें चलती थी, 3 उसके अंदर शेड्यूल बने हुए थे। और अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा है। पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। 2 दिन तक टॉयलेट में रखा पति का शव, दुर्गंध आने पर शव को नाले में फेंका। पति के हाथ पांव बांधकर नाले में शव को फेंका। 2 दिन तक टॉयलेट में ही पति का शव रखा। अंबाला से बड़ी खबर, पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा। 2 दिन तक टॉयलेट में रखा पति का शव, दुर्गंध आने पर शव को नाले में फेंका। 2 दिन तक टॉयलेट में रखा पति का शव। अंबाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया है। और आपको बताते चले कि 2 दिनों तक पत्नी ने पति का शव टॉयलेट में रखा और जब दुर्गंध आई तो पति के हाथ पांव बांध करके नाले में फेंक दिया। मेरी लड़की गई थी कहने मेरे से तो मामा जी पड़ा है नाले में, तो मैं आई थी भटके देखने को, तो देखा तो मैंने भाभी से कही, भाभी कपड़े आपके लग रहे हैं ये। भाभी मना कर रही थे अपने नहीं है कपड़े, तो मैंने भाई पहचाना पजम्बे से मैंने कपड़े तो उसके ही लग रहे हैं। तो नाले में पड़ा तो हाथ बंध रहे थे, मुँह बंध रहा था, पैर बंध रहे थे और गटर में डाल दिया था, उसने कर दिया। भाभी पे भाभी नहीं मारा है, भाभी को सजा देनी पड़ेगी। हमें एक टेलीफोनिक सूचना मिली थी सेक्टर 34 के पास आशियाना क्वार्टर्स बने हुए हैं कि एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी है। मौके पे हम पहुंचे तो वहाँ उसको देखा गया तो उससे स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा था कि किसी मार कर इसको छुपाने की नीयत से यहाँ ऊपर चादर वगैरह फटा वगैरह डाल रखा है। जो नाम पता करने पर उसका नाम रोहतास रहने वाला मुरादाबाद का 32 साल उम्र है। डेड बॉडी उसकी थी
जो उसके ब्रदर के बयान पे उसकी वाइफ के खिलाफ 302 का पर्चा देके और आगे जांच की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, मैं आपका रुख करूंगी। पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया और हैरानी वाली बात यह रही कि 2 दिन तक शव को टॉयलेट में ही रखा जाता है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि बड़ी शर्मसार करने वाली ये घटना है, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को पहले मार दिया और उसके बाद मारने के बाद उसको टॉयलेट में बंद कर दिया। लेकिन जब 2 दिन के बाद टॉयलेट से दुर्गंध आनी शुरू हुई तो उसके बाद उसने उसको नाले में फेंक दिया। और ये सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस थाना पड़ाव पुलिस के अंतर्गत आने वाला ये मामला है और ये विशेषपुर 34 सेक्टर अंबाला की ये घटना है। और कह सकते हैं कि अभी पुलिस पूरी इंक्वायरी में जुटी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर जो है पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि पुलिस जो है SHO थाना पड़ाव का है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें सूचना मिलने के आधार पर जैसे ही हमें पता चला हम वहां पर पहुंचे और जो पत्नी के विरुद्ध 302 का केस भी उन्होंने दर्ज कर लिया है। और कह सकते हैं कि ये एक बड़ी ही शर्मसार करने वाली घटना अंबाला से सामने आई। और इसके साथ ही जो मृतक के परिजन हैं उन्होंने उसकी पत्नी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसको मारकर जो है नाले में फेंका है। जी बिल्कुल नरेश, रिश्तों को कलंकित करने वाली एक खबर सामने आई है। हैरानी वाली बात यह है कि पत्नी ने ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद उसे छिपाने का भी प्रयास किया गया। तो आपकी बात हो पाई होगी जो पीड़ित हैं उनसे, उनका क्या कुछ कहना था? घर में कौन कौन रह रहा था, इसकी कोई जानकारी, या फिर सिर्फ पति और पत्नी ही रह रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि उनके घर वालों का साफ तौर पर कहना है कि पत्नी के बीच में 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी। उसके बाद से जो है वो जो युवक है वो कहीं ना कहीं गायब था और इसकी जैसे ही सूचना मिली तो वो परिवार वाले वहां पर पहुंचे तो उन्हें जब टॉयलेट से दुर्गंध आनी शुरू हुई तो उसकी पत्नी ने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि ये तो किसी चूहा मरने की वजह से दुर्गंध है। और मौका मिलते ही उसको सबको उसने जो है नाले में फेंक दिया। और जैसे ही नाले में उसको पहचाना गया तो कहीं ना कहीं फिर एक कार्रवाई जो FIR दर्ज कराई गई थाना पड़ाव में परिवार वालों की तरफ से। परिवार वालों का साफ तौर पर पत्नी के ऊपर आरोप है कि इसने जो है उसको मारकर नाले में फेंका है। और कहीं ना कहीं एक बात ये भी निकलकर सामने आती है कि जो एक साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो एक रिश्ते होते हैं उनको कलंकित करने का ये इस पत्नी ने काम किया। और ये बिहार का जो रहने वाला युवक था वो यहाँ पर रह रहा था और 34 सेक्टर अंबाला की ये घटना है। जी बिल्कुल नरेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या पत्नी ने ये सारा काम खुद अकेले किया है? क्योंकि ये आसान नहीं होता है कि शव को नाले में आसानी से फेंक देना और किसी की नजर नहीं पड़ी उस पर। जी बिल्कुल, देखिए सोचने वाली बात है। एक पत्नी अकेली जो है जो महिला है वो इस घटना को अंजाम नहीं दे सकती, उसके साथ कोई ना कोई जरूर रहा होगा। लेकिन अभी ये जांच का विषय है और जैसे ही पुलिस इसकी जांच करेगी वो तथ्य सामने निकल कर आएंगे। उसके आधार पर ही देखा जाएगा कि पत्नी के साथ कौन वो लोग थे जिनसे मिलकर अपने पति को उसने मारा और नाले में फेंका। क्योंकि एक महिला कह सकते हैं कि नहीं इतना बड़ा कदम उठा सकती, कोई ना कोई इस साजिश में उसके साथ जरूर मौजूद रहा होगा और पुलिस इसकी जांच में जुटी है। बिल्कुल सही कहा आपने नरेश। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि पत्नी के जो घर वाले हैं उनसे भी बातचीत हुई होगी, उनका क्या कहना था कि आखिरकार क्यों पत्नी ने ये कदम उठाया है? क्या पहले से ही बातचीत में लड़ाई हो रही थी इस वजह से पत्नी ने ये कदम उठाया, फिर कोई और इसकी वजह हो सकती है? उनसे बात हुई होगी? देखिए दरअसल जो है परिवार में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े का मतलब ये नहीं होता कि किसी की हत्या कर दी जाए। इसमें कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश जो है सामने निकल कर आएगी। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे आएगी तो एक बड़ी साजिश का जो पर्दाफाश जो पुलिस करेगी तभी ये पता चल पाएगा कि आखिर क्या बात रही होगी कि जिसके चलते इस पत्नी ने इतना बड़ा कदम जो है उठाया। क्योंकि आसान नहीं होता कि अपने पति को किसी भी पत्नी के लिए वह मौत के घाट उतारना। जी
बिल्कुल नरेश, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है? कैसे पत्नी ने पति की हत्या की है, इसकी वजह किस तरीके से यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलकर सामने आया है? फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है आनी बाकी है। जैसे ही पोस्टमार्टम जो है रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी और जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसके अनुसार ही पुलिस कार्रवाई करेगी। और कह सकते हैं कि फिलहाल जो पुलिस ने 316 का जो मुकदमा है उस महिला पर दर्ज करके उसको अरेस्ट कर लिया। जी बिल्कुल नरेश, कितने दिन बाद इसका खुलासा हुआ? कब पत्नी ने हत्या की थी, इसकी कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले की ये जो बात थी, कह सकते हैं कि लगभग 3 दिन पहले की ये बात है, जब से पत्नी ने अपने पति को घाट उतारा। और कल शाम को ये खुलासा हुआ कि जैसे ही नाले में से उसको सबको निकाला गया, उसके बाद ही पता चल पाया कि आखिरकार जो युवक नाले में से मिला है, क्योंकि उसको एक कपड़े में बांधकर जो है नाले में फेंका गया था, हाथ पैर उसके बांध रखे थे, उसके बाद ही जो है इसको नाले में फेंका गया था। और फेंकने के बाद महिला कहीं ना कहीं निश्चिंत जरूर रही होगी कि वो जो है पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन कानून के जो लंबे हाथ हैं वो उस तक एक बार फिर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको जींद से बड़ी खबर हम बता देते हैं, जहां पर अंडमान ट्रेन एक बार फिर से शुरुआत की जाएगी। इसकी अंडमान एक्सप्रेस फिर होगी शुरू। जींद से बड़ी खबर, 15 महीने बाद पटरी पर लौटी अंडमान एक्सप्रेस। वैष्णो देवी जाने वालों का सफर अब आसान हो जाएगा। 3 जुलाई से शुरू होगी अंडमान एक्सप्रेस। लॉकडाउन में बंद की गई थी ट्रेन। अंडमान एक्सप्रेस फिर होगी शुरू। 15 महीने बाद पटरी पर लौटी अंडमान एक्सप्रेस। वैष्णो देवी जाने वालों का सफर होगा आसान। 3 जुलाई से शुरू होगी अंडमान एक्सप्रेस। लॉकडाउन में बंद की गई थी ट्रेन, तो यात्रियों के लिए खुशखबरी, अंडमान एक्सप्रेस एक बार फिर से शुरू होने वाली है। 3 जुलाई से फिर से पटरी पर लौटेगी अंडमान एक्सप्रेस। वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए अब आसानी हो जाएगी। 15 महीने बाद एक बार फिर से अंडमान एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है। 3 जुलाई से पटरी पर वापसी होगी इस ट्रेन की। अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन एक बार फिर से पटरी पर रफ्तार पकड़ेगी। तो जींद से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अब वैष्णो देवी यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आसानी हो जाएगी। लॉकडाउन में इस ट्रेन को बंद किया गया था। 15 महीने बाद पटरी पर लौटी है अंडमान। तो अगर आप भी वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं तो अब आपके लिए ये खुशी वाली बात है कि 3 जुलाई से अंडमान एक्सप्रेस एक बार फिर से पटरी पर लौटने वाली है। और ऐसे में जो वैष्णो देवी यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो 3 जुलाई से शुरू होगी अंडमान एक्सप्रेस। 15 हाँ, ये कोरोना काल में जो 16/031 और 16/032 वैष्णो देवी कटरा जाने के लिए गाड़ी जो थी वो बंद हो गई थी। और ये 3 तारीख से अपने जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन है वहाँ से चालू हो जाएगी गाड़ी। तो हमारे यहाँ से 4 तारीख को ये गाड़ी वैष्णो देवी के लिए उपलब्ध रहेगी। स्ट्रेंथ है और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग उनकी जो है सीट बुक कराएंगे लोग और जाएंगे। और पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते, जहां पर निजी अस्पताल की लापरवाही देखने को मिली है। नवजात को अस्पताल से कुत्ता उठा ले जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कुत्ते के नोचने से नवजात की मौत हो गई है। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। कुत्तों के नोचने से नवजात की मौत। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। 2 दिन पहले हुआ था नवजात का जन्म। अस्पताल से नवजात को उठा ले गया कुत्ता। कुत्ते के नोचने से नवजात की मौत हो गई है। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी यहां पर की गई है। 2 दिन पहले हुआ था नवजात का जन्म।
तो अस्पताल की लापरवाही उजागर हुई। अस्पताल से नवजात को कुत्ता उठा ले जाता है और किसी की नजर नहीं पड़ती है। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निजी अस्पताल से नवजात को कुत्ता उठा ले जाता है और कुत्ते के नोचने से नवजात की मौत हो गई है। निजी अस्पताल की लापरवाही उजागर हुई है और ऐसे में अब निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। कुत्ते के नोचने से नवजात की मौत हो गई है। 2 दिन पहले ही बच्चे का जन्म हुआ था। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। निजी अस्पताल की लापरवाही के कारण एक बच्चे की मौत हो गई है। 2 दिन पहले हुआ था नवजात का जन्म। फिलहाल आपको बता दें कि अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। पानीपत से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, कुत्ते के नोचने से नवजात की मौत हो गई है। 2 दिन पहले हुआ था नवजात का जन्म और कुत्ते के नोचने से नवजात की मौत हो गई है। भादड़ा में यूनिवर्सिटी की छात्राओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर विरोध कर रहे छात्र मांग कर रहे हैं कि उनके इंग्लिश के पेपर को दोबारा से चेक करवाया जाए। इसी को लेकर के छात्रों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। छात्रों की मांग है कि कमेटी का गठन करके सभी पेपर्स की निष्पक्ष जांच की जाए। बारडा महाविद्यालय की छात्राएं हैं और हमारे सर ने ना हमारे पेपर गलती से चेक किए, गलत तरीके से, और उन्होंने सबको दी है। और हम चाहते हैं कि हमारे पेपर है ना यूनिवर्सिटी में चेक हो, यहाँ पे नहीं। और ऑफलाइन देने के लिए हम पे दबाव दिया गया था कि सर ऐसे बोले कि है ना, मेरे तो टाइम टेबल में मेरी क्लास का कोई नाम ही नहीं था और आज तक हमारी क्लास ही नहीं लेते। खबर डेरा बस्ती से, जहां तलाशी के दौरान एक युवक और पुलिस कर्मियों के बीच कहासुनी हो गई। पुलिस के मुताबिक पंजाब के मोहाली जिले में हैबतपुर रोड पर एक मोटरसाइकिल पर एक युवक और युवती को रोककर पूछताछ की गई। पुलिस ने युवक से बैग की तलाशी देने को कहा तो बाइक के पीछे बैठी युवती पुलिस से उलझ जाती है। इस बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि युवक ने अपने साथियों को बुला लिया, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। वहीं पुलिसकर्मियों ने आरोप लगाया कि युवक और उसके साथियों ने गुस्से में आकर के पुलिस पार्टी पर हमला किया है, जिसके बाद अपने बचाव में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और जिसमें एक व्यक्ति को के पैर में गोली लगी है। वहीं गोली लगने से घायल हुए युवक ने बताया कि उसके जीजा और बहन हैबतपुर रोड पर जा रहे थे, तभी पुलिस से दल आया और बैग की तलाशी लेने के नाम पर उनसे बदतमीजी करने लगा। इंचार्ज ने गोली चलाई। यार दिमाग करेंगे हमें। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।